ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई। स्क्रीन शेयर बता दो। जी शेयर है आपकी स्क्रीन। ठीक है, कल तक हमने जो लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट अ मीन्स टू कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर्स, कि हम आपस में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उसके कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कमेंट्स का, कि अगर आपने कोडिंग के अलावा कंप्यूटर को कुछ बताना हो कि यार ये मैंने अपने लिए लिखा है इसको छोड़ दो, ये मेरे अपने नीड के लिए है, तो उसके लिए हम कमेंट्स का इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल होता है आपका डब्बा जिसके अंदर आप टेम्पोरेरीली कुछ चीज स्टोर करते हो। टेम्पोरेरीली का मतलब ये है कि जब तक प्रोग्राम रहेगा जब तक वो स्टोर होगी। प्रोग्राम एंड हुआ तो स्टोरेज उसकी खत्म हो गई, मतलब कि आपके कंप्यूटर पे जाके सेव नहीं होगी वो हार्ड डिस्क के ऊपर। टेम्परेरीली मेमोरी अंदर स्टोर हो रही होगी आपकी। वेरिएबल्स जो भी आप डालेंगे उसके अंदर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं कि किस टाइप का डाटा आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है। देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, यू कैन से हमने वेरिएबल पढ़े थे, उसको डाटा टाइप पढ़ी थी, फिर उसको टाइप कन्वर्जन पढ़ी थी कि उसको एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और करना क्यों होता है। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी आगे करने की। ठीक है, नंबर को हम टेंसेस में करेंगे और आगे कन्वर्जन की काफी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस माइनस। कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे कि कंपैरिजन कर रहा होता है कि इसके इक्वल है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, क्या कंपैरिजन है इसका। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स देखी थी कि करेक्टर्स है, जैसे ट्री होती है ना, करेक्टर बाय करेक्टर पढ़ा हुआ होता है। ये स्ट्रिंग्स होती हैं, हम उसके एक इंडेक्स के ऊपर भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। स्लाइसिंग पढ़ी थी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है कि आप ब्रेड की स्लाइस करते हो ना, ठीक है, जितना चाहिए होता है उतना स्लाइस उठा लेते हो। तो स्लाइसिंग अब स्ट्रिंग की, मुझे स्ट्रिंग में से सिर्फ इतनी स्लाइस चाहिए तो मैं उसमें से इतना स्लाइस निकाल लूंगा। उसका इंडेक्सिंग हो रही होती है। अगेन मैंने इंडेक्सिंग समझा दी थी कि जीरो से स्टार्ट होती है और जितने कैरेक्टर्स होती है उस उतने तक चले जाती है। इसका अली है, ALI 0 1 2। तो हमने स्लाइस करना हो, मैंने सिर्फ अली में से AL चाहिए, तो मैं 0 से लेके 1 तक स्लाइस कर लूंगा उसको। ठीक है, स्लाइसिंग ये कहती है। बी का मतलब होता है वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम, और इस तरह हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। और हमने कहा था कि मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, उसको एक्सप्लोर करना है अपने जितने मैक्सिमम हो सके। बाकी हमें जितने भी साथ साथ जरूरत पड़ती रहेगी हम उसको देखते रहेंगे। अब इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेथड्स अभी आगे लिस्ट पे इतने सारे आएंगे, सेट के, डिक्शनरीज के, टपल्स के, बहुत फंक्शन आएंगे अभी आगे, तो हमें सारे रटा मारने की जरूरत नहीं है किसी भी फंक्शन की। हमें जो भी फंक्शन चाहिए होगा हम जीपीटी या किसी LLM से बोलेंगे, वो हमें बता देगा कि इसके रिलेटेड दी बेस्ट कौन से हो सकते हैं। ठीक हो गया। आ, या हमने ये कल का टॉपिक था, और आज का टॉपिक जो पढ़ना है उसके बारे में बताया, तो कल के टॉपिक तक किसी को कुछ सवाल करना हो तो वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती है। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर रही है वो होती है बिल्ट इन, यानी लैंग्वेज नहीं आपको दी हुई है डाटा टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम अपने डाटा टाइप से बना सकते हैं। वो DSA कॉन्सेप्ट होता है, इतने डेप्थ की जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ठीक है, हमने कल ऑपरेटर्स पढ़े थे दो टाइप के, अरिथमेटिक और कंपैरिजन। आज तीसरे टाइप का हम लोग एक ऑपरेटर कहते हैं लॉजिकल। इसकी डेप्थ में बैकएंड के ऊपर मेमोरी के अंदर क्या चीज हो रही होती है, क्योंकि मेरा ज्यादा ताल्लुक पड़ता है मेमोरी से, कि बैकएंड के ऊपर किस तरह। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग के जो 6 महीने के लेक्चर होते हैं ना, आपका कोर्स जो होते हैं, या 3 महीने का जो कोर्स होता है, उसमें फिर आपको A to Z मेमोरी पे किस तरह जाके बंदा क्या चीज रखवा रहा है ये सारी चीजें बतानी होती है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है ये चीज करने की। और ऊपर से आप पाइथन यूज कर रहे हैं, तो पाइथन तो ये वैसे ही कोडर से ना अपने हाई लेवल के पिक्चर के ऊपर ले लेता है। कोडर्स को इतना जानने की जरूरत नहीं होती है। जो C++ कर रहा होता है, असेंबली लैंग्वेज कर रहा होता है, उसको फिर इतनी टेक्निकलिटीज की जरूरत होती है। तो एंड और नॉट का सिंपल सिंपल कंपैरिजन याद रखिएगा।
कि एंड और जो होते हैं ना, ये दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। कुछ भी कंपैरिजन हो सकते हैं, दो 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 पूरे पूरे कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर सीखे है ना। दो पूरे पूरे कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। एक और दूसरे, एक और दूसरा, इस तरह करके कंपैरिजन होता है। अगर यहाँ पर भी ट्रू हो और यहाँ पर भी ट्रू हो तो वो ट्रू रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मतलब के मतलब के अगर अगर मुझे पाकिस्तान का आईडी कार्ड चाहिए, तो मुझे पाकिस्तानी होना भी जरूरी है और मुझे 18 साल से बड़ा होना भी जरूरी है, ठीक है। मुझे पाकिस्तान का आईडी कार्ड चाहिए ना, दोनों चीजें जब तक ट्रू नहीं होंगी, दोनों चीजें जब तक ट्रू नहीं होंगी, जब तक मेरा काम नहीं हो सकता। आप इसे एंड से लगाएं और, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, और होता है ना, ये और ये, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना, आप इसका ध्यान रखिएगा कि जब दोनों चीजें ट्रू नहीं होंगी, जब तक ट्रू नहीं होगा, दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो खत्म। हम और का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब कि उर्दू वाला और लेकर है। एंड का मतलब क्या होता है, ये भी और ये भी और, ठीक हो गया। और का मतलब होता है इंग्लिश वाले और का या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, इन दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो मतलब ट्रू है, ठीक है। एंड का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी फॉल्स होगी, फॉल्स हो गया, ठीक है। जब तक कोई भी दोनों ट्रू नहीं होंगे तो ट्रू नहीं होगा। हमारा ट्रू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दो तीन चीजों के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूँ, इफ ये और ये, तो फिर ये कर दो। यहाँ पे मैंने अभी आईडी कार्ड की एग्जांपल दी है। अगर बंदा पाकिस्तानी है और 18 साल से बड़ा है, तो उसको आईडी कार्ड इशू कर दो। तो यहाँ पे दो चीजें मैं चेक कर रहा हूँ, दो चीजें। यहाँ पे एक, ये मतलब कि इस कंपैरिजन के अंदर तो सिंपल ये कंपैरिजन हो रहा है ना, एक कंपैरिजन कि ये 5 इक्वल से बड़ा है कि नहीं है, वहाँ पे दो प्रॉपर कंक्रीट डिसीजंस हो रहे हैं कि ये भी हो और ये भी हो, तब आप एक काम करते हो। तो एंड का कॉन्सेप्ट है कि ये और ये, एंड उर्दू में कन्वर्ट कर लें, इस तरह आपको ना जहन में बैठाने के लिए आसानी होगी। एंड का मतलब होता है और, उर्दू के अंदर, ठीक है। तो और क्या चीज होती है, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों ट्रू नहीं होंगे तो ट्रू नहीं होगा, इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स है, ठीक है। और का मतलब ठीक है, या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू ऑब्वियसली, और एक भी फॉल्स होगा तब भी ट्रू। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब फॉल्स हो गए। और का मतलब ये है कि दोनों कहेंगे ना नहीं, और का मतलब क्या होता है, किसी एक का ट्रू होना लाजमी, किसी एक का, दोनों ही नहीं होंगे तो फॉल्स ही होगा ना। और नॉट सिंपल होता है कि अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। नॉट के कॉन्सेप्ट से ही पता लग रहा है आपको कि उल्टा कर देगा, बस वो फ्लिप कर देगा रिजल्ट को, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हम बहुत यूज करेंगे, लाइक बहुत चीज यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई एक कंडीशन लिखनी है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादातर यूज करेंगे। अगर अगर क्या कहते हैं, उसका वेट फंक्शन इतना है, ठीक है। हाँ, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर उसका एक्टिवेशन फंक्शन ये है, जो भी हम अपना कंडीशन लगा रहे हैं, इफ दिस दिस दिस, तो ये कर दो, ठीक है, ट्रू। और हम कंडीशन कुछ कुछ भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। मतलब कि आपने रट्टा नहीं लगाना कि हमने, कंडीशन तो हमारे लॉजिक के ऊपर है ना, कि जो लॉजिक मांगते होगी। अभी आपने सिर्फ इसके अंडरस्टैंडिंग करनी है, एंड ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है। एंड का मतलब ये होता है कि दो कंडीशन आपके सामने आ रही हैं, अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, और में कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू है, कोई एक भी। और नॉट उसको उल्टा करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, एंड और नॉट। ठीक है, हमने स्ट्रिंग पढ़ ली थी, एक और डाटा टाइप हम आज पढ़ने लगते हैं। वो हो रही होगी हमारी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आपका क्या करता है, लिस्ट बना रही है ना। लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट, तो ये अगेन वही ये वाला कॉन्सेप्ट है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि कंसेक्यूटिव लोकेशन के ऊपर आप पूरे लिस्ट बना लें। आप लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेट्स से 13 स्टूडेंट है, तो मुझे 13 स्टूडेंट का रिजल्ट बताना है। तो मैं एक तो
चांस है कि 13 वेरिएबल्स बना लूँ। ठीक है, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। या तो मैं 13 वेरिएबल्स बना लूँ। ठीक है, काम तो मेरा उससे भी हो जाएगा। 13 में तो बहुत छोटा लग रहा है, अगर 300 होते तो 300 वेरिएबल तो नहीं बनाते ना घर बैठ के। तो मैं एक लिस्ट बनाता स्टूडेंट्स के नाम की और उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स डाल देता। सारे स्टूडेंट्स डाल देता। ठीक है, स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई पहली लोकेशन में पहला, दूसरी लोकेशन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लिस्ट इस तरह है। अगेन लिस्ट को भी ट्री की तरह ही देखें। ये भी बैकएंड के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, एरे के कॉन्सेप्ट एंड के भाई ऊपर है। आपकी जो स्क्रीन है मेरे ख्याल से वो फिलहाल लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली शो कर रही है। शायद आप बात कर रहे हो लिस्ट वगैरह की। हाँ जी। अभी भी लॉजिकल ऑपरेटर्स वाले शो कह रही है। जी जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली stuff। जी अभी आ गया स्टोरिंग फंक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, लिस्ट पे आ गए हैं। जी जी अभी शो हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मूव ऑन करें। जी ठीक हो गया। अच्छा, तो लिस्ट का मतलब ये देखें, आंसर ट्री के अंदर चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, आप एक एक जगह पे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, लिस्ट के फॉर्म। लिस्ट बना रही है ना, कि मुझे बाहर के सौदा लेके आने, लिस्ट बनाता हूँ मैं कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। लिस्ट की फॉर्म के अंदर आपने चीजों को स्टोर कर दिया। ठीक हो गया, लिस्ट है ये, आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स से, और मिक्स्ड भी बना सकते हैं इसको। पहले पे आपने ये डाल दिया, दूसरे पे 42 डाल दिया, तो मतलब कि कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है, और ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे लिस्ट को और टपल्स को, इन चीजों को बड़ा हम यूज करने वाले हैं। अगेन लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं हम उसी तरह। ठीक है, जिससे हम स्ट्रिंग की करते थे, अगर हम, और इसकी इंडेक्सिंग भी सेम है। यहाँ से जीरो, जीरो के ऊपर 10 पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर 15 पड़ा हुआ है, 2 के ऊपर 20 पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर मुझे स्लाइसिंग करनी हो लिस्ट की, मैं उसी तरह कर सकता हूँ कि मुझे 1 से लेके 4 तक के इंडेक्स के नंबर दे दो। स्लाइसिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग में उसी तरह ही कर सकता हूँ। और सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जीरो के ऊपर पहले लोकेशन के ऊपर वो पड़ा हुआ है। और इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज होती है कि माइनस इंडेक्सिंग क्या चीज होती है। माइनस इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का तो आप पता लग गया कि क्या चीज होती है। माइनस इंडेक्सिंग क्या होता है? माइनस इंडेक्सिंग का मतलब होता है पीछे से स्टार्ट कर दो। ये -1 से स्टार्ट करेंगे तो मतलब उल्टा स्टार्ट कर दो लिस्ट के एंड से। -1 या -2, -3, हम पीछे से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसा हमारी लॉजिक बने कि हमने लिस्ट के पीछे से चीजें उठानी है, तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट हम उल्टी उसको पास ऑन कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रैवर्स कह रहे हो। उसके अलावा हम लिस्ट के अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिस्ट के एंड के ऊपर चीजें ऐड करनी है, तो मैं अपेंड कर दूंगा। अपेंड का मतलब होता है ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये लिस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई है। लेट्स से मेरी लिस्ट है, कलर्स पड़े हुए हैं। अब मैं कलर्स डॉट अपेंड करके एक और कलर डाल सकता हूँ। मैं नेवी ब्लू डाल सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैं मैजेंटा डाल सकता हूँ इसके अंदर, कोई भी कलर। लेट्स, इससे क्या क्या जहन में आती है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। एक बार हमने लिस्ट बना ली तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिस्ट बना ली चार, ये चार कलर्स की, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ डॉट अपेंड करके। डॉट इंसर्ट इसका एक फंक्शन है। मैं बताऊंगा उसको कि दूसरी लोकेशन के ऊपर या पहली लोकेशन के ऊपर जाके एक इंसर्ट कर दो। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना है ना। अपेंड का मतलब होता है, नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है, अपेंड का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द, जो भी चीज को ऐड करना एंड के ऊपर, अपेंड करना, एडिशन करना एंड के ऊपर। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके इंसर्ट कर देना। ठीक हो गया। एलिमेंट्स हम उसी तरह एक्सेस कर सकते हैं, जीरो लोकेशन के ऊपर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसको इस तरह ब्रैकेट में जीरो लिख के। ठीक है, माइनस इंडेक्सिंग भी हमने पढ़ ली। और ये इसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जो लिस्ट है उसकी वैल्यूज को चेंज हो सकती है। अगर मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके किसी को चेंज करना हो, इससे क्या हो रहा है, इससे स्पेसिफिक इंडेक्स आ रहा है। स्क्रीन शो हो रही है ना? जी जी शो हो रही है स्क्रीन आपकी। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, कलर्स के मैं जीरो इंडेक्स के ऊपर गया हूँ, तो मुझे कलर्स जो मेरी लिस्ट थी उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा था वो मिल गया। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। राइट साइड पे जो भी पड़ा होगा वो डाल देगा लेफ्ट साइड के ऊपर, असाइन कर दी वैल्यू। अब वो क्या करेगा, 1 के ऊपर जाके पर्पल उसने डाल दिया। 0 1 1 के ऊपर पर्पल आ गया, असाइन कर दिया। हम चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। तो लिस्ट ये फ्लेक्सिबल होती है।
फ्लेक्सिबल मीन्स के मतलब कि हम इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं जब मर्जी चाहे, इसमें एडिशन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम इसको चीजें कर सकते हैं। और ये लिस्ट के काफी ज्यादा मेथड्स होते हैं जो कि काउंट क्या करेगा आपको काउंट बता देगा, इंसर्ट आपको इंसर्ट कर देगा, पॉप क्या होगा वो आखिरी एलिमेंट को निकाल देगा, पॉप क्या करेगा आखिरी एलिमेंट को निकाल देगा, रिमूव क्या करेगा, रिमूव एक स्पेसिफिक एलिमेंट को निकाल देगा। ठीक है, पॉप का मतलब क्या होता है निकाल देना, रिवर्स क्या करेगा उल्टी कर देगा लिस्ट को, सॉर्ट क्या करेगा सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, कि पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना है या बड़े से छोटे की तरफ जाना है, कॉपी कॉपी दे देगा हमें लिस्ट की, क्लियर सारे एलिमेंट्स को निकाल देगा, अपेंड ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसके सारे कुछ फंक्शंस हैं इसके लिस्ट के। और ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगेन 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 रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब हम लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, सबसे ज्यादा हम लिस्ट को यूज करने वाले हैं इंशाल्लाह, हम लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे होंगे तो आपको ये फंक्शंस खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, पहले 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 तो आपको जाके देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, एलएलएम से पूछना पड़ेगा, और बाद में आपको आप यूज टू हो जाएंगे इनसे। ठीक है, आपके खुद ही जहन में बैठ जाए। तो लिस्ट यही होती है कि कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, कलेक्शन आपने एक कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स इस कॉल्ड लिस्ट, कि आपने वेरिएबल्स को एक एक कलेक्शन की फॉर्म में रखती है। ठीक है, ताकि आपको, और उसको अगर कॉल करना है मैंने, तो मुझे पता है कि स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मैं जाके कॉल कर सकता हूँ, 0 1 2 3 इस तरह करके ये लिस्ट हो रही होती है। बैकएंड के ऊपर ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, एरे के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही होती है। ठीक है, और मेमोरी में इसके इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे अपेंड करना हो ना, तो ये अपने रीसाइज कर लेती है अपने आप। फॉर एग्जांपल अभी तो ये 4 नंबर है ना, तो मेमोरी में क्या होता है, मैंने भी बताया है कि मेमोरी के अंदर किस तरह पड़े हुए होते हैं, कंसेक्यूटिव पड़े हुए होते हैं पीछे मेमोरी के अंदर, जो हमारी रैम होती है। एक रेड पड़ा होगा, फिर उसके बिल्कुल साथ ही ग्रीन पड़ा होगा, फिर उसके साथ ही ब्लू पड़ा होगा, फिर उसके साथ ही येलो पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 1 2 तक हम इंडेक्सिंग तो तभी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे ट्रे के अंदर आप किस तरह चीजें पड़ी होती हैं, एक के साथ साथ चीजें पड़ी हुई होती है ना। हम अगले एलिमेंट पे किस तरह जा सकते हैं अगर साथ साथ पड़े हो तो। ठीक है, तो मेमोरी में जब हम अपेंड करते हैं तो उसको एक और उसके आगे लग जाता है, फिर एक और उसके आगे लग जाता है, तो बैकएंड के ऊपर इस तरह वर्कआउट कर रही होती है चीजें। ठीक है, लिस्ट क्लियर होगी आपको? लिस्ट के बारे में कोई भी सवाल नहीं? ठीक है, क्योंकि आपने इसके बाद ना फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, इटसेल्फ भी ना ये टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पूरे पूरे कोर्सेज हैं पाइथन के। अब इंडस्ट्री लेवल को भी लगा लें, यूनिवर्सिटी लेवल भी लगा लें, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर 6 महीने का एक पूरा कोर्स होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, अंदर उसके अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग हो रही होती है। ठीक है, तो डेडिकेटेड कोर्सेज भी हो रहे होते हैं इसके। प्लस आपने जितना इसको उसके ऊपर टाइम लगाएंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर टाइम टाइम का, अब सबसे ज्यादा सवाल मुझे पता है क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, कि मुझे कितना टाइम लगाना चाहिए। ये कॉमन सवाल आ रहा है मुझे कि मुझे एक दिन में 2 घंटे लगाने चाहिए, 3 घंटे लगाने चाहिए, 4 घंटे। तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसका कोई आइडिया नहीं हो सकता कि आपको कितना टाइम लगाना है। हो सकता है कि एक बच्चा 2 घंटे में कॉन्सेप्ट पकड़ ले, एक बच्चे को 6 घंटे लग जाए। ठीक है, मैंने कहा कि हर बंदे के अंदर एक इनर फीलिंग जरूर आएगी, और जब तक वो इनर फीलिंग आती है ना, जब तक आपने करते रहना। इनर फीलिंग क्या होगी कि जब आपके अंदर से गट फीलिंग उठी ना कि यार ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, आपने तब तक उसके ऊपर टाइम लगाते रहना, टाइम की फिक्र नहीं करनी है आपको। ठीक है, हो सकता है कि आप 2 घंटे में कर ले, हो सकता है कि आपको ज्यादा लग जाए, हो सकता है कि आपको इससे भी कम लग जाए। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस आपने क्या करना है, जब तक आपके अंदर से एक फीलिंग ना आ जाए ना कि यार ये लिस्ट का टॉपिक तो मैंने क्लियर कर लिया है, तब तक आपने इसको टाइम देना है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन लेक्चर के बाद भी नहीं हो रहे हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपनी तरफ से फुल फुल सीरियसनेस के साथ इसको करना है कोर्स को, क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर आप यही कर रहे हैं तो आपको बेसिक लेवल की अगर भी कर रहे हैं, इवन बेसिक से भी बेसिक लेवल की कर रहे हैं, हालांकि हम बेसिक लेवल की नहीं कर रहे, फिर भी आपको टाइम जरूर जरूर लगाना पड़ेगा। क्योंकि एआई इज अ, यू कैन से वास्ट फील्ड, बहुत ही इसके चीजें होती हैं इसके अंदर, काफी काफी कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो आपने इसको डेडिकेशन के साथ टाइम जरूर देना है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स टपल्स। ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि लिस्ट और टपल में क्या फर्क है, और अगर हमारे पास लिस्ट है तो हम टपल्स का इस्तेमाल क्यों करें। ठीक है, तो लिस्ट और टपल में ऐसा कुछ फर्क नहीं है।
कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक सिंटेक्स का फर्क है, लिस्ट के अंदर ये करली ब्रेसेस यूज होते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए, या ये वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं, करली कह रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ठीक हो गया। फर्क क्या होता है दोनों के अंदर? म्यूटेबिलिटी का फर्क होता है। म्यूटेबिलिटी क्या होता है कि टपल चेंज नहीं हो सकता। लिस्ट जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, मैंने अभी हमने देखा कि लिस्ट के अंदर हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये चीज भी कर सकते हैं, वो चीज। टपल चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और टपल के आप फंक्शंस भी देखेंगे कितने होंगे, सिर्फ दो हैं, काउंट का और एक इंडेक्स का, बेसिक लेवल की दो है। ठीक है, तो टपल को चेंज नहीं कर सकते हो आप। अब जहन में आ रहा है कि भाई हमने, लिस्ट और टपल में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, बस वो भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही है, आप उसको भी ऐसा वो कह सकते हैं। ऐड टपल्स की स्लाइड आ गई है आपका? जी जी, शो हुई है था बस। ठीक है। ठीक है, तो टपल का मतलब ये होता है कि आपने मल्टीपल मल्टीपल आइटम्स एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में रजिस्ट्री करती है, लेकिन क्या कहते हैं, टपल जो होता है ना, चेंज नहीं कर सकते आप बाद में, इम्यूटेबल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब टपल यूज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम टपल को यूज ही क्यों करें, जब हम क्या कहते हैं, लिस्ट है हमारे पास, तो टपल वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे एक यूजर है, उसकी नाम और एज मैंने लेके रख लेनी है, और मैं चाहता हूँ कि उसको चेंज ना हो वो, तो मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ टपल। ठीक है, मैं ऐसी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिकल वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पाई की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे तो चेंज नहीं करना उसके उसको, पाई की वैल्यू को, तो मैं वहाँ पे टपल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, टपल जो होता है ना, फॉर एग्जांपल फंक्शन, अब हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शन के अंदर अगर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हो तो हम टपल को यूज कर सकते हैं। फंक्शन हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम पैकेट्स बना के रख लेते हैं साइड के ऊपर, ठीक है, आज इसको हम इंडेक्स पढ़ेंगे। तो डबल हम काफी ज्यादा यूज करेंगे जहाँ पे हमारी नीड हो कि हमने इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ है, या मुझे पता है कि इस कोर्स के अंदर सिर्फ इतने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और तो कोई स्टूडेंट ऐड नहीं हो सकता है ना अब इस कोर्स के अंदर, इस वाले बैच के अंदर, तो मैं टपल बना के रख लूंगा कि फिक्स हो गया, मुझे चेंज ही नहीं करना। क्यों करना है मुझे चेंज टपल को? ठीक है, तो जहां पर हमारी नीड हो कि हमने चेंज ना करना हो चीज़ों को, उधर हम टपल का इस्तेमाल करते हैं, और टपल के अंदर क्या कहते हैं, सिंपल सी चीज़ें यूज होती हैं, दो फंक्शन यूज होते हैं बिल्ट इन इसके। ठीक है, और लिस्ट और टपल जो होते हैं ना, वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अली दो बार डाल सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है, एप्पल को दो बार डाल सकता हूँ, मैं इधर भी एप्पल डाल सकता था। ठीक है, बनाना दो बार आ सकते हैं एक ही लिस्ट के अंदर। ठीक है, और एक ही लिस्ट के अंदर दो ग्रेड्स आ सकते हैं, हो सकता है कि ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस। ठीक हो गया, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करते हैं। लेकिन लिस्ट और टपल में सिर्फ ये फर्क होता है कि बेसिक लेवल का, कि लिस्ट चेंज हो जाती है, टपल चेंज नहीं हो सकता, दोनों कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या इसका बेसिक लेवल को हम पढ़ लेते हैं, इसका क्या कहते हैं, कंपैरिजन, क्योंकि ये एक आम सा सवाल है कि हमारे पास लिस्ट है तो हम टपल का इस्तेमाल क्यों करें। सिंटैक्स सिंपल है। अब ये लिस्ट में से टपल वाली स्लाइड नजर आ रही है ना आपको? ठीक है, इसका सिंटैक्स है कि इसमें हम ब्रैकेट्स के ये वाले इस्तेमाल करते हैं, और इस टपल के अंदर हम ब्रैकेट्स ये वाले इस्तेमाल करते हैं। चेंज नहीं हो सकती लिस्ट, टपल लिस्ट चेंज हो सकती है, स्पीड स्पीड लिस्ट की स्लो होती है, क्योंकि उसको हम एडिट कर सकते हैं ना, उसके अंदर काफी निटी ग्रिटीज इन्वॉल्व हो जाती है। जब एक फास्ट होती है, हमें पता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स बंद करके रखा हुआ हमने, वो फिक्स्ड है, तो चेंज चेंज नहीं हो सकता, तो वो फास्टर होता है। मेमोरी, ज्यादा मेमोरी यूज करता है लिस्ट, और टपल कम करता है। क्यों करता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर तीन फ्रूट्स पड़े हुए हैं, लेट्स से इसी को कह देते हैं, इसी की मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ, सेम सेम ही मैं लिस्ट बना लेता हूँ, टपल भी है और सेम ही की लिस्ट है, सेम ही नंबर्स पड़े हुए हैं, तो लिस्ट ज्यादा मेमोरी क्यों लेगी? लिस्ट ज्यादा मेमोरी इसलिए लेगी कि वो ना लिस्ट थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ना, तीन तीन हमारे पास वर्ड्स है इसके अंदर, तो लिस्ट ना थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई करके रख लेती है अपने पास। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि रियल टाइम के अंदर मैंने उसके अंदर कुछ अपेंड करना हो, कुछ ऐड करना हो। बैकएंड के ऊपर ना वो थोड़ी सी मेमोरी रिजर्व करके रखती है कि अगर हमें ऐड करने की जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास मेमोरी वो डेफिशिएंट ना हो जाए, कमी ना हो जाए मेरे पास मेमोरी की। ठीक है, इस लाइक के वो कहती है कि फास्टर उसके लिए कि हो सकता है कि बंदा कुछ अपेंड कर दे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिजर्व करके रख लेती हूँ अपनी जगह पे। टपल रिजर्व नहीं करता, जाहिर है। टपल क्यों रिजर्व नहीं करता? क्योंकि उसको पता है मैंने चेंज होना ही नहीं है, तो वो लेस मेमोरी लेगा। ठीक है, यूज केस क्या क्या हो सकते हैं कि शॉपिंग कार्ट, आप जाते हैं ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, आप शॉपिंग के अंदर कार्ट के अंदर चीजें ऐड करते हैं, वो लिस्ट में ऐड हो रही है ना। लेट्स से मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, मैंने क्या किया, मैंने शैम्पू भी ऐड कर लिया, मैंने साबुन भी ऐड कर लिया, मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट भी ऐड कर ली, तो लिस्ट है, मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ बाद में कि मैं, मेरा माइंड बदल गया कि नहीं मुझे शैम्पू नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर दूंगा उसको। ठीक है, तो टपल कहाँ पे यूज होता है? कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी जगह के, मैप के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड, उसको चेंज नहीं करना मुझे। ठीक है, मुझे चेंज नहीं होंगे। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम चेंज नहीं करते, कांस्टेंट हम चेंज नहीं करते, डिक्शनरी कीज हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें डाटा को चेंज करना हो सक करना पड़ सकता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो, तो हम क्या यूज करते हैं? लिस्ट। जहाँ पर हमें सेफ्टी चाहिए हो कि लॉक करके रख दिया हमें डाटा, फिक्स डाटा चाहिए, स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे टपल को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है, इंडेक्सिंग दोनों में होती है। ठीक है, ये मेथड्स सिर्फ इसमें ये होते हैं, इसमें काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में भी आगे पढ़ते हैं कि क्या वो चीज़ होती है। तो लिस्ट और टपल के अंदर आपको बेसिक डिफरेंस नजर आ गया कि लिस्ट क्या होती है, चेंज हो सकती है, टपल क्या होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिस्ट और टपल्स ऐसे कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट, सिर्फ दोनों में फर्क ये है कि एक चेंज हो सकता है और एक चेंज नहीं हो सकता, एक में सिक्योरिटी ज्यादा है, एक में सिक्योरिटी कम है, एक फास्ट है, एक फास्ट कम है। ठीक है, तो लिस्ट और टपल्स आगे हम काफी ज्यादा इसका इंटरचेंजेबली ना इस्तेमाल देखेंगे और करेंगे भी। ठीक है, लिस्ट और टपल क्लियर हो गया, आगे मूव ऑन करें। कोई सवाल हो किसी भी किस्म का? आवाज आ रही है? ओके, गुड। अब मूव ऑन करते हैं सेट्स की तरफ। ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट, तीनों कलेक्शन है। लिस्ट और टपल में फर्क आपको पता लग गया। ठीक है, सेट का क्या होता है? सेट का मतलब होता है कि सेट, हमने मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेट क्या होता है? मैथ के कॉन्सेप्ट के अंदर सेट सेट क्या होता है कि कलेक्शन होता है कि जिसके अंदर चीजें डुप्लीकेट ना हो सके। स्क्रीन चेंज होने वाली। ओके, सेट्स नजर आ रहे हैं? नहीं, हो गया। अब आ रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, सेट के अंदर हम सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम स्क्वेयर, डबल के अंदर हम राउंड, सेट के अंदर हम करली ब्रेसेस। ठीक है, अगेन डेफिनेशन वही कि मल्टीपल आइटम्स हम स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो हम सेट है क्या? सेट का मतलब ये है कि हमने मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सेट। सेट वही चीज है जो मैथ में हमने पढ़ी थी। सेट का मतलब ये होता है कि इसमें चीजें डुप्लीकेट नहीं आ सकती, यूनिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं सेट। ठीक है, तो इसके अंदर ये ना आइटम्स अनचेंजेबल होती हैं। अनचेंजेबल का मतलब यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ कि द आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक सेट है ना आपके पास, एक, ये देखिए अनऑर्डर्ड होती है, अनऑर्डर्ड। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसको इस तरह एग्जांपल में लेके चले कि यूनिक आइटम्स आपको चाहिए। रोल नंबर आपका क्या होगा? हर बंदे का यूनिक होगा ना। तो हम रोल नंबर को किस में स्टोर करेंगे? सेट के अंदर स्टोर करेंगे। क्यों सेट के अंदर स्टोर करेंगे? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकता सेट। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते सेट, आप डुप्लीकेट, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट है कि जो यूनिक वैल्यूज होती है ना, तो वही सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं।
ठीक है। एक दफा सेट की अनचेंजेबल होती है, मतलब कि एक दफा आपने सेट की वैल्यूज को क्रिएट कर दिया ना, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं, मतलब कि उसमें से आइटम को रिमूव कर सकते हैं, आइटम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आइटम को चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बनाया है, रोल नंबर 1 2 3, ठीक है। 0th लोकेशन के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, 1 लोकेशन के ऊपर 2 पड़ा हुआ है। अब मैं 1 लोकेशन के ऊपर जाकर उसको चेंज नहीं कर सकता, 3 नहीं बना सकता, 4 नहीं बना सकता, अनचेंजेबल है, रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन हम उसमें से आइटम को रिमूव कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि 2 रोल नंबर रिमूव हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि 3 वाला रोल नंबर ऐड हो जाए या 4 वाला ऐड हो जाएगा। लेकिन जो एलियस मौजूद है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते और डुप्लीकेट को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी एग्जाम्पल यही है, फर्क फर्क दोनों की तीनों के अंदर ये है कि लिस्ट, टपल, सेट तीनों कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है। लिस्ट आपका बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, सब कुछ अलाउ करता है, चेंज भी करता है, रिमूव भी करता है, सब कुछ कर सकता है वो। डबल आपका चेंज नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं ना, आइटम को रिमूव कर सकते हो ना, चेंज कर सकते हो ना, ऐड कर सकते हो, और डुप्लीकेट चलाओ लेके। ठीक है। सेट थोड़ा सा मिड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में आ जाते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं, आ, इस तरह चेंज कर सकते हैं कि रिमूव और ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि सेट को पूरा ओवरऑल में चीजें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके जो इंडेक्स ऑफ पेजेस खड़े होंगे उसको चेंज नहीं कर सकता, अनचेंजेबल है। और डुप्लीकेट्स को वो अलाउ नहीं करता। ठीक है। डुप्लीकेट्स मतलब सेट, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, जो मैथ का कॉन्सेप्ट है उसमें सेट भी ये कहता है कि यूनिक कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है। यूनिक हमें चीजें डालनी होती हैं। ठीक है। अगर हमें लेंथ चाहिए हो तो ये फंक्शन है इसका। ठीक है। सेट आइटम्स, टाइप, ये सारे फंक्शन है इसके। ठीक है। ये सारे फंक्शन है इसके। अगेन सेट के भी काफी ज्यादा फंक्शन अवेलेबल है, और हम जब सेट को कर रहे होंगे तो फिर हमें आइडिया हो रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हम लिस्ट और टेबल्स को यूज करेंगे। ठीक हो गया। ये कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं इसके। वो द रेफरेंस, मैंने रेफरेंस इसका ये भी दे दिया, रेफरेंस भी दे दिए, प्लस क्या कहते हैं इसका भी, अगेन जो भी फंक्शन हमारे पास होंगे उसको हमने याद नहीं करना, उसका यूज केस पढ़ना है और रिसर्च करके हमने उसको यूज कर लेना। हमने रट्टे नहीं मारने हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर रट्टे नहीं लगते हैं। जब हमारा दौर था तो हमने किया था स्टैक ओवरफ्लो से, उस वक्त चैटजीपीटी नहीं आया था, हमने स्टैक ओवरफ्लो से किया करते थे। स्टैक ओवरफ्लो से भी हम रिसर्च करके किया करते थे, हम याद नहीं करते थे। W3 स्कूल का पता होगा, हम उधर से देखते थे इसके रेफरेंसेस। ठीक है। रेफरेंस मैंने डाला भी है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों को। ठीक है। तीनों आ, हाँ, उसकी जगह के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं 0th एलिमेंट के ऊपर जो पड़ा हुआ उसको चेंज नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता कुछ और, वो लॉक हो गया। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ असाइन करते हैं ना, जो लेफ्ट के ऊपर पड़ा होता है वो राइट में डाल देते हैं। तो मैं इस तरह नहीं कर सकता कि सेट के 0th आइटम इज इक्वल टू दिस। आइटम्स को चेंज नहीं कर सकता मैं, उसमें से आइटम्स को रिमूव कर सकता हूँ और नई आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ। बस ये चेंजेबिलिटी हो सकती है। ठीक है। सेट, टपल, लिस्ट क्लियर हो गया। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो। नया हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है डिक्शनरीज का। डिक्शनरी वही डिक्शनरी है जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं। क्या होता है? वर्ड होता है, उसका आगे मीनिंग होता है, की होती है, वैल्यू होती है, की होती है, वही डिक्शनरी है। और ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है। किसी के अंदर इसका नाम डिक्शनरी होता है, किसी के अंदर इसका नाम कुछ और होता है, किसी में पेयर होता है, किसी में होता, हर किसी के अंदर है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है। डिक्शनरी, यहाँ से एक और चीज निकली थी, जेसॉन। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है किसी के अंदर, किसी के अंदर कुछ होता है। जावास्क्रिप्ट में कुछ और हो सकता है इसका नाम, पाइथन में डिक्शनरी है, C++ में कुछ और, जावा में कुछ और हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी। यहाँ से एक चीज निकली थी, जेसॉन। जेसॉन भी ना आपको काइंडा ना की वैल्यू पेयर के अंदर देता है चीजें। अब जेसॉन के अंदर हम क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना हाई लेवल पिक्चर बताता हूँ जेसॉन की क्या होती है। बड़ा वर्ड हमने यूज देख चुके हैं, जेसॉन जेसॉन जेसॉन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट में ना डाटा भेज रहा हूँ। ठीक है।
हो सकता है कि मैंने डिक्शनरी यूज की हो, पाइथन में काम किया हो, तो मेरा तो डिक्शनरी होगा। मैंने डाटा भेजना है आपको। हो सकता है कि आपने सी प्लस प्लस के कुछ यूज किया हो या जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यूज किया हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो जरूरी तो नहीं है कि पूरी दुनिया पाइथन ही कर रही हो, बस कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कर सकते हो। ठीक है, मैंने पाइथन की है, आपने सी प्लस प्लस की हो, किसी और ने जावा की हो, तो मैं डाटा भेज रहा हूँ। मैं पाइथन की अगर डिक्शनरी में भेजूंगा डाटा, तो वो आपको तो समझ नहीं आएगा, पाइथन की डिक्शनरी है, आपको तो जावा है। तो फिर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, मिडिल टर्म, जेसॉन का फॉर्मेट। जेसॉन का फॉर्मेट क्या कहते हैं, हाई लेवल पिक्चर दे रहा हूँ, इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे क्या किस तरह क्या चीज होती है। कि अगर आपको डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो एक स्टैंडर्ड हो। ठीक है, ताकि उसको पाइथन की डिक्शनरी भी समझ पाए, सी प्लस प्लस की वो भी समझ पाए, और सी प्लस प्लस के रेलिवेंट डाटा और ऑब्जेक्ट भी समझ पाए, जावास्क्रिप्ट का जावा का भी रिलेटेड चीज समझ पाए। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड एक होता है कि जो चीजें ओवरऑल द वर्ल्ड चीज चल रही हो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया ताकि डाटा एक इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा हो। अब हर किसी को पता है जेसॉन में आने, तो वो जेसॉन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पाइथन में कर रहा हूँ तो मैं पाइथन डिक्शनरी भी कन्वर्ट कर लूंगा। कोई और है तो वो उसको बस एक एक उसके साथ वो होना पड़ेगा, जेसॉन के साथ। वरना हो सकता है कि मैं मेरे पास जावा की डिक्शनरी आ रही हो, ठीक है, हो सकता है कि सी प्लस प्लस की आ रही हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आ रहा हो जावास्क्रिप्ट का, फिर मुझे हर किसी के लिए कंपैटिबल करना पड़ता है अपने कोड को। अब मैं सिर्फ जेसन कंपैटिबिलिटी करूंगा, जेसन से कन्वर्ट कर लूंगा पाइथन के। ठीक है, आसानी होगी। और मुझे किसी को डाटा भेजना होगा, मैं अपनी डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट करूंगा, भेज दूंगा आगे। ठीक है, डिक्शनरी सेम चीज है की वैल्यू पे है। की होती है, फॉर एग्जाम्पल की मैंने डाल दी नाम, नाम के अंदर मैंने डाल दिया जो भी है नाम। एज, एज के अंदर हमने ये डाल दिया, ग्रेड, ग्रेड के अंदर हमने ये डाल दिया। डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, डिक्शनरी बना रहा हूं। ठीक है, और हम डिक्शनरी की वैल्यूज को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह स्टूडेंट्स डिक्शनरी का नाम लिखा, उसकी की लिखी, जो भी की का नाम था, और हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, हम इसके अंदर नई चीज भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह स्टूडेंट नई की का नाम और उसको वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के अंदर मैंने एक और की ऐड करनी है, तो की का नाम डाला और की को ये वाली वैल्यू दे दी, उसमें वो ऐड हो गई। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है एज को, ये एज को, तो मैं इधर 13 डाल दूंगा, पहले 12 थे 13 हो गई। ठीक है, चेक भी कर सकता हूँ एक कंडीशन लगा के, ऑब्वियसली। तो मैं चेक कर सकता हूँ ना कि ग्रेड है कि नहीं है, इनका मतलब होता है इसके अंदर है कि नहीं है। ठीक है, मैं चेक करूंगा ग्रेड की है स्टूडेंट के अंदर या नहीं। अगर है तो मुझे उसका वैल्यू दिखा दो। वैल्यू किस किस तरह दिखाई जाती है, डिक्शनरी का नाम और उसकी की, ये कॉल करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट डॉट कीज करेंगे तो उसकी सारी कीज आ जाएंगी, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज करेंगे तो उसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आपकी दोबारा स्क्रीन स्टक हो गई। अभी शो हुई, अभी शो हुई। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने न्यू वैल्यूज को ऐड करना हो डिक्शनरी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसकी की लिखेंगे और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को चेंज करना हो उसी तरह चेंज कर सकते हैं, की से बुलाया वैल्यू को, नई वैल्यू डाल दें। ठीक है, ग्रेड्स अगेन हमने एक कंडीशन चेक की कि स्टूडेंट हमारी जो डिक्शनरी है उसमें ग्रेड मौजूद है कि नहीं है। अगर है तो शो करा दो मुझे, शो किस तरह करते थे, इस तरह करते थे, अभी हमने देखा था। ठीक है, ये देखा था हमने। स्टूडेंट जो है हमारी डिक्शनरी, उसका की डाली वो ग्रेड, हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, स्टूडेंट और की अब हमारे पास सारी कीज आ गई उसकी, स्टूडेंट की जो है वैल्यूज के, तो सारी वैल्यूज आ गई। लूप अभी हम पढ़ते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, कुछ मेथड्स आ गए इसके, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, रेलिवेंट मेथड। अगेन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा हम लिस्ट यूज करेंगे तो लिस्ट के तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो याद करने की जरूरत नहीं है फिर भी। जो भी रेलिवेंट डाटा होगा हमें वो चाहिए होगा, हम उसको रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, टपल, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए।
कोई सवाल होगा इसके रिलेटेड? डिक्शनरी का दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डिक्शनरी ये चीज होती है, इसमें हमने इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ते हैं ना, एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है। इसी तरह डिक्शनरी होती है, की वैल्यू। ठीक है, की के अगेंस्ट अगर हमने उसकी वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हम चेंज भी कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। अगर हम स्टूडेंट के अंदर उसका की बताएंगे तो हम उसकी वैल्यू मिल देंगे। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं, इसको याद करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट डॉट कीज करेंगे, डिक्शनरी का नाम, और डॉट कीज करेंगे तो उसकी सारी कीज आ जाएंगी। डॉट वैल्यूज करेंगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज क्या होती है? और टपल को टपल को हम एज अ की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एज अ की अभी हमने देखा था ऊपर, स्ट्रिंग स्क्रीन स्टक तो नहीं है? नहीं, स्क्रीन ओके। ठीक है, ये देखिए अभी हमने देखा था कपल टपल जो होता है ना वो की एज अ यूज हो सकता है। ऊपर से देखा था हमने, इसको अगर हमने एज अ की यूज करना हो तो हम वो कर सकते हैं डिक्शनरी। है, इसका मतलब क्या होता है कि की को हम चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल होती है। वैल्यूज उसकी चेंज हो सकती हैं, की उसकी चेंज नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो ये जो चारों चीजें हमने भी पढ़ी हैं अभी तक, अच्छा, ये डिक्शनरी बिल्ट इन होती हैं या आप डिफाइन बिल्ट इन करते हैं? बिल्ट इन होती है। ये बिल्ट इन होती है सारी। अभी तक हमने अपना कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अपना कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, ये आपको मिलेगी इसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसको किसी कोड में लिखना है तो उसमें कॉल करना पड़ता है या बिल्ट इन वो उस डाटे को बिल्ट उठा इन लेता है? अवेलेबल होती है, बिल्ट इन अवेलेबल होती है। ठीक है, आपने सिर्फ डिक्शनरी के साथ यूज करना है इसको। सिंटेक्स में आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको, क्या अच्छा, आपने फिर ध्यान इसमें कोई चीज़ आप यानी इंडेक्सिंग वगैरह इससे नहीं लिंक होती, जिस तरह टेबल वगैरह में आप कर लेते हैं या सेट में कर लेते हैं जो भी चेंजेस, वो ये उस कर कॉन्सेप्ट से ये कर आपके मरीज में? की को चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अभी हमने वैल्यू चेंज की है ना, देखिए स्क्रीन शो हो रही है ना, स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 13। पहले स्टूडेंट की एज 12 थी, अब 13 करते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमने डिक्शनरी बनानी होती है। अगेन करली ब्रेसेस के अंदर बनाएंगे, पहले वैल्यू डाली, की डाली, फिर वैल्यू डाल दी, की डाली, फिर कोमा सेपरेट कर दी। ठीक है, वैल्यू में हम लिस्ट भी डाल सकते हैं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल मैं की वैल्यू पे बना रहा हूँ तो वैल्यूज की लिस्ट भी हो सकती है ना, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन हो? हाँ, लूप की अब हम आगे लूप से पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लूप से। लूप्स का कॉन्सेप्ट ना, इससे देखें कि अगर एक काम आपको ना, लूप से क्या आता है, सर्कल आता है ना आपके जहन में, काम आपको बार 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 करना है, तो आप लूप में करेंगे उसको। बार बार उसका कोड तो नहीं लिखेंगे ना 10 बार। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 बार अपना नाम प्रिंट कराना है, 10 बार अपना नाम प्रिंट कराना है। मैं क्या करूंगा, मैं 10 बार लिखूंगा प्रिंट टू साइन, प्रिंट टू साइन, प्रिंट टू साइन, प्रिंट टू साइन, या मैं ऊपर कंडीशन लगा दूंगा एक, और कोड की लाइन एक ही लिखूंगा, और वो प्रिंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। यही जो है कॉन्सेप्ट बेहतर लगता है ना, कि मैं बार बार 10 बार, या अगर चलो 10 बार तो मैं लिख भी लूंगा, कि फिर मुझे अगर 100 बार प्रिंट कराना हो तो मैं 100 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा क्या। ठीक है, अगर मुझे चेंजिंग करनी हो, मुझे हुसैन की जगह अली प्रिंट कराना है, फिर पहले तो अजाब बन जाएगा, मैं 100 जगह पे जाके हुसैन को अली लिखूंगा तो। ठीक हो गया? तो हमें प्रिंसिपल यही वही वाली याद रखनी है, ड्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। कि हमें इस तरह काम करना है कि हमें अपने आप को रिपीट ना करना पड़े। प्रोग्रामिंग एक प्रिंसिपल है, ड्राई प्रिंसिपल, अपने आप को रिपीट नहीं करना आपने। एक सेम काम अगर आपको दो मरतबा करना पड़ रहा है तो आप क्वेश्चन करेंगे क्यों करना पड़ रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, एग्जैक्ट सेम काम दूसरे, इसको किसी और मेथड से करूँ मैं। ठीक है, ताकि मुझे सेम काम सेम कोड 2-3 मरतबा लिखना ना पड़े। तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट है कि मुझे अगर
प्रिंट कराने हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 का टेबल लिखना है तो मैं 2 1 जा 2 इस तरह तो नहीं लिखूंगा ना, मैं एक कंडीशन या एक लॉजिक बना दूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। 2 का टेबल अगर लिखना हो तो 2 1 इज इक्वल टू 2, 1 चेंज हो रहा है और रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो इसके हम वेरिएबल्स ले सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, करली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं दोनों की जगह, लूप लगा सकते हैं ऊपर। बेसिकली लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिपीट करना, यहाँ पे हमने रिपीट करना हो चीज़ों को, वो लूप होता है। दो तरह के लूप होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल तीन तीन तरह के होते हैं, लेकिन दो तरह के इनफ है, ठीक है। दो तरह के लूप लूप ये होते हैं कि वाइल लूप और फॉर लूप। फर्क दोनों समझ लीजिए, ठीक है। वाइल लूप आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि कितने टाइम्स हमारा लूप को रन करना। एग्जांपल देता हूँ कि मैं लूप को रन करे जा रहा हूँ जब तक यूजर यस इनपुट करे जा रहे हैं। हो सकता है कि यूजर दूसरी बार में यस इनपुट कर दे, हो सकता है कि 100 बार 100 मरतबा के बाद जाके यस इनपुट करे या नो इनपुट करे। हमें नहीं पता ना कि कितनी बार लूप रन होगा, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है। तो कोई कंडीशन की बेस के ऊपर लूप रन करना हो ना हमें, तो हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। फोर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें पता है कि यार 10 मरतबा लूप रन होना है, 20 मरतबा, 40 मरतबा, जितनी मरतबा भी हमें पता है कि एन टाइम्स लूप को रन होना है। 2 का टेबल हमने प्रिंट करना है 10 बार, पता है कि यार 10 बार प्रिंट होना है, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर लूप। लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, लिस्ट के एलिमेंट हमें पता है कि लेट्स से एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हमने एन बार प्रिंट करना है उसको। अगर लिस्ट के एलिमेंट्स में पता है 4 5 6, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हमें पता हो, जब हमें पता हो कि लूप कितनी बार रन होगा, तो फोर लूप। हमें पता हो कि लूप कितनी बार रन होगा, जब हमें नहीं पता ये चीज, टोटली डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई सवाल हो। लूप यूज होता है रिपीट करने के लिए चीजों को, ठीक है, जब हमें पहले से पता हो कितनी बार लूप रन होना है। फोर लूप जब हमें नहीं पता हो तो वाइल लूप, ठीक हो गया। ये कुछ सिंटेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंटेक्स का ये देख रहे हैं आप, सिंटेक्स, ठीक है। आई का कन्वेंशन है, हम लूप्स के अंदर आई को यूज करते हैं, कन्वेंशन है, आई जे के ये वेरिएबल यूज करते हैं। आई क्या होता है, आई वो होता है वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहेगा। आई में पहले क्या जाएगा, 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2, वेरिएबल है ना, चेंज हो रहा है बार बार। क्या रेंज का मतलब ये होता है कि 0 से लेके 5 तक, रेंज में अगर मैं 50 डाल दूंगा तो 0 से लेके 50 तक, ठीक है। वो कह रहा है कि लूप को रन करो आई इन द रेंज। आई मतलब कि आई वेरिएबल चेंज होता रहेगा 0 से लेके जब तक रेंज होगी तब तक जाएगा। फिर क्या कर रहा होगा, प्रिंट कर देगा आई को। पहले पहले बार लूप रन हुआ तो क्या था, 0, दूसरी बार रन हुआ 1, फिर 2, फिर 3, जब तक ये रेंज पूरी नहीं होती ना तब तक ये लूप रन होता रहेगा। मैं 50 डाल सकता हूँ, स्क्रीन विजिबल है ना, स्टक तो नहीं है, स्क्रीन विजिबल है। दी विजिबल। लूप्स, जहाँ पर मुझे आइडिया हो कि मुझे कितनी बार लूप को रन करना है, फोर लूप। सिंटेक्स इसका ये हो रहा होगा, रेंज आपको बताती है कितनी बार लूप को रन करना है, ठीक है। अगर मैं इन रेंज की जगह इन लिस्ट डाल दूंगा, ट्रिपल डाल दूंगा, सेट डाल दूंगा, तो सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उतना रन होता रहेगा। जब हम लिस्ट का करेंगे ना यूज, तो फिर हमने मीनिंग सा वेरिएबल देना है, वेरिएबल का नाम देना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि लिस्ट का एलिमेंट क्या हो सकता है। कन्वेंशन हमारी आई की है अगर हम रेंज में जा रहे हैं, लेकिन हम एनिमल्स की लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो एनिमल्स की लिस्ट में हर क्या चीज होगी, हर एनिमल होगा ना, हर एक आइटम। तो हमने एनिमल डाल दिया ताकि हमारे जहन में रहे। और ये वेरिएबल्स का आपने मीनिंगफुल नाम रखना है, वेरिएबल 1 2 3 नहीं रखने, ऐसा नाम रखना है कि आपको पता लग जाए देखते ही कि इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहा हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट की एज स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं खाली एज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट एज, मुझे पता लग जाएगा कि स्टूडेंट की एज है। मैंने मीनिंगफुल डाटा के नाम लिखे हैं, आगे इसके मार्क्स लगेंगे बकायदा,
ठीक है, जो जिसके वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल नहीं होंगे उसके नंबर कटेंगे। एक बंदे ने फुल बेहतरीन किस्म का कोड लिखा हुआ है, बेस्ट कोड लिखा हुआ है, ठीक है, रन सही हो रहा है, और दूसरे बंदे ने भी सही लिखा हुआ है, लेकिन एक बंदे का कोड एफिशिएंट है, दूसरे बंदे के लिए पढ़ने के लिए बेहतर है, ठीक है, रीडेबिलिटी उसकी स्ट्रांग है, क्लीन कोड लिखा हुआ है, तो उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे उसको। क्योंकि हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं करनी, हमने क्लीन बेस्ट प्रोग्रामिंग करनी है जो कि हमारे लिए पॉसिबल वे में कर सके। ठीक है, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्लाइंट अगर हमारे दूसरे टीम मेंबर्स भी ऐड करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हमें टीम मेंबर ऐड कर दे, क्लाइंट कह रहा हो कि अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो मैं टीम मेंबर आपको ऐड कर देता हूँ, किसी और को ऐड कर देता हूँ। तो टीम मेंबर अगर आपका कोड ही नहीं समझ सकता तो फायदा है ऐसे कोड लिखने का। ठीक है, बेस्ट प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जिसका कोड खुद तो वो समझे ही दूसरे भी समझ सके। तो हमने क्लीन कोड लिखना है इंशाल्लाह। तो ये चीजें अपने उसके अंदर अप्लाई करना शुरू करते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स के जो नाम होंगे ना, जैसा ये मैंने अगर एनिमल्स की लिस्ट बनानी है तो मैं एनिमल्स लिख रहा हूँ उधर। ठीक है, लिस्ट वन लिस्ट टू नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं पता लिस्ट वन लिस्ट टू में क्या पड़ा हुआ है। एनिमल्स से मुझे आइडिया हो गया कि एनिमल्स की लिस्ट है, लेकिन इसका नाम और भी बेहतर होना चाहिए था, एनिमल्स लिस्ट। ठीक है, तो जितना हमारा मीनिंगफुल वेरिएबल्स के नाम होंगे उतना ही बेहतर हो रहा होगा हमारे लिए। क्योंकि ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम 6 महीने साल बाद अपना ही कोड देख रहे होते हैं और हमें नहीं पता लग रहा होता कि हमने क्या लिखा था। ठीक है, अगर आज मैं अपना 5 साल या 4 साल पुराने कोड देखूंगा तो मुझे नहीं समझ आएगी। जी, पूछे। इससे ये जो आपने जो पहले जो अभी स्लाइड हट गई है, मगर जो फर्स्ट लूप में आपने लिखा वहां पे आपने एफ ऐड किया हुआ लेटर, उसका क्या मतलब है एफ एंड देन ये प्रिंट कर्ली स्टार्ट एफ हाँ, कोलन। एफ स्ट्रिंग मैं बता देता हूँ, हाँ ठीक है। सर, एक और दूसरा इन रेंज 5 आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब रेंज जो है 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, मैंने अपनी बता दी है ना कि रेंज 5 है मेरी। अगर मैं यहाँ पे 50 डाल दूँ तो 50 हो जाएगी। मुझे लूप को बताना पड़ेगा ना कितनी बार मैंने रन रन करना है, रन होना है आपने, वरना तो वो इन्फिनिट हो जाएगा अगर हम कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं करेंगे। ठीक है, इन्फिनिट लूप होता है कि जो चलते ही जाए चलते ही जाए चलते ही जाए, हमने लूप को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे चलाना है, तो उसको स्टॉप भी तो करना है। तो वो स्टॉपिंग कंडीशन होती है कि भाई रेंज 5 है मेरी, 5 तक ही रन करो। सही, ठीक है, और एफ का भी बता दीजिए। एप स्ट्रिंग मैं आपको बताता हूँ, एप स्ट्रिंग होती है, ठीक है, एप स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि वो आसानी से आपको ये प्रोवाइड कर देती है कि आप उसके अंदर वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स का मिला के इस्तेमाल करें। बताता हूँ क्या होता है। हमने देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, प्रिंट स्टेटमेंट को अगर हम यूज करें तो कॉमा सेपरेट कर करके ना हम प्रिंट कर रहे होते हैं चीजें। स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हमने डबल कोटेशन लगानी होती है। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर होती है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग अलाउ करते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इंसर्ट करना। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट है एफ स्ट्रिंग। ठीक है, आप एफ स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग को स्टोर करना है, एक स्ट्रिंग को स्टोर करना है जिसके अंदर मुझे कुछ डाटा चाहिए वेरिएबल्स के वेरिएबल में से। ठीक है, कुछ डाटा मुझे वेरिएबल में से चाहिए, तो मैं करली ब्रेसेस लगा लूंगा यहाँ पे। करली ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल है, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू इधर आ जाए, वो डाटा इधर आ जाए। ठीक है, आई हैव अ एनिमल, एनिमल के अंदर कुछ भी होगा वो इधर आ जाएगा। एनिमल के अंदर स्ट्रिंग क्या है, डॉग है ना, तो इधर आई हैव अ डॉग आ जाएगा, फिर आई हैव अ कैट आ जाएगा, फिर आई हैव अ रैबिट आ जाएगा। अब मुझे इंस्टेड ऑफ पहले मैं लगाता आई हैव अ, फिर कॉमा, फिर एनिमल, इस तरह करने के लिए मैंने एक एफ स्ट्रिंग बना ली, पूरी स्ट्रिंग ही बना ली मैंने, और फिर उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मुझे अगर कुछ चीजें प्रिंट करानी हो ना, मल्टीपल चीजें, लेट्स मुझे एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, मुझे एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है, फिर मुझे एक और स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या फंक्शन है ना, फंक्शन को हम जो भी चीज दें वो प्रिंट करा देगा। मैं देखा था टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करा देगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा। प्रिंट का जो फंक्शन है, तो हम उसको मल्टीपल चीजें भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल चीजें प्रिंट करानी है तो मैं 10 प्रिंट की स्टेटमेंट थोड़ी ना लिखूंगा, मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा। मैंने प्रिंट कराना है हुसैन और या नेम, और नेम मुझे लेना है वेरिएबल से, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर नेम लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग प्रिंट करा दी मैंने नेम, फिर
कॉमा से सेपरेट करता जाऊंगा चीजों को, नेम कॉमा, फिर नेम वेरिएबल जो भी है कॉमा लगा लगा के, तो ये हो सकता है कि हेक्टिक हो जाए, कॉमा 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 कॉमा। एफ स्ट्रिंग को यूज कर सकता हूँ मैं। एफ स्ट्रिंग क्या करती है, एफ स्ट्रिंग अलाउ करती है, एक ऐसी स्ट्रिंग होती है, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या था, हमारे पास कैरेक्टर्स थे, हमने देखा था स्ट्रिंग क्या चीज थी। एफ स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ हमारी स्ट्रिंग है ठीक है, जो हमें अलाउ करती है कि अपने अंदर वेरिएबल्स ले लें, वेरिएबल टाइप ऑफ डाटा ले लें अपने अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग बनानी है माई नेम इज हुसैन। ठीक है, लेकिन हुसैन मुझे चाहिए यूजर से, तो यूजर पुट करेगा, वो यूजर हुसैन भी पुट कर सकते हैं, यूजर कुछ और भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अहमद पुट कर सकता है, कुछ भी पुट कर सकता है यूजर। तो मैं क्या करूंगा, नेम इज नेम, और करली ब्रेसेस लगा दूंगा। करली ब्रेसेस का मतलब ये होगा कि ये वेरिएबल है, करली ब्रेसेस बता देगा ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल चीजें हो, वैल्यूज चेंज हो जिसके अंदर। ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज को स्टोर करते हैं ना, फिर उसके अंदर उस स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स होती है जो अलाउ करती है वेरिएबल्स को अपने अंदर। तो ये पूरी स्ट्रिंग बन गई, पूरी स्ट्रिंग बन गई, और हमने पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। ये पूरी स्ट्रिंग बन गई एफ स्ट्रिंग, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग ही है ये एक। और फिर हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पर इसने वेरिएबल को रिप्रिंट कर दिया। इन सिंपल टर्म्स एफ स्ट्रिंग से हम ऐसे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं जिसके अंदर हमारा डाटा अलग अलग आ सकते हैं। सिंपल टर्म्स के अंदर हम ऐसी स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं इसके अंदर हमारा डाटा वेरिएबल हो, वेरिएबल्स को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं है तो पूछ लें दोबारा। गुड है। फंक्शंस, फंक्शन हमने कहा था कि ड्राइव प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, हम हाई ऑर्डर फंक्शंस भी पढ़ेंगे, वो कल जब हम मूव करने लगेंगे ना इंशाल्लाह इन डेप्थ, वो हम तब पढ़ेंगे। जब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने लाइन ऑफ कोड लिख दी है तो हम पैकेट बना के सेट कर देते हैं। हमने कल लास्ट लेक्चर के फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगेन फंक्शंस क्या करेगा आपका, वो एग्जांपल मैंने ऐसा फंक्शन बनाया है जो दो वैल्यूज को का सम लेता है। ठीक है, तो मैं उसको साइड में बना के रख दूंगा, कॉल जाएगी वैल्यूज आ स्क्रीन जाएगी। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। अब आई फंक्शंस किसके, फंक्शंस। अब आ रही है। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं अलहदा पैकेट बना के रख दूंगा और जब भी उसको कॉल करना हो तो कर दूंगा। जब फंक्शंस का आप ये चीजें याद रखें कि फंक्शन लेते हैं इनपुट या और करते हैं आउटपुट। हो सकता है कि फंक्शन इनपुट भी ना ले आउटपुट भी ना ले, जैसा ये फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, ये ना इनपुट ले रहा है, इसको मैंने कॉल किया ऐसे सिर्फ प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, खत्म।
हेलो हेलो हेलो। आई वॉज आउट ऑफ द मीटिंग। हमने लास्ट कहाँ पे, लास्ट हमने किधर किया था स्टॉप? सब क्या पढ़ा था, फंक्शन हम कहाँ तक पहुंच गए थे? सर अभी हमने स्टार्ट किया था फंक्शन, मतलब आपने बोला था फंक्शन, तो उसके बाद वो ऑफ हो शिट गया। यार। है, दोबारा बताता हूँ फंक्शंस। आई वाज लाइक मैं अपनी तरफ से सारा समझा दिया है। फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, लाइक फंक्शन आप इसको इस तरह देखें, ये फंक्शन जो होगा ना, हमने पैकेट बना के साइड पे रख दिया, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको कॉल कर देंगे। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इनपुट ले ले, ठीक है, हो सकता है वो कुछ भी ना ले, इनपुट भी ना ले। कोड है मेरा, कोड के अंदर मैं इसको यूज करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इसको कॉल करना है, बस मैं इसको कॉल करूंगा, दैट्स इट, वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, कॉल यहाँ पे मैं उसको कर रहा हूँ, और कॉल किस तरह होता है, फंक्शन का नाम लिखा, कॉल हो गया। ठीक है, हो सकता है कि मुझे कुछ इनपुट देनी हो उसको, तो मैं उसको इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसको पैरामीटर्स के फॉर्म में इनपुट दे दी, उसने मेरे से इनपुट ली और काम कर दिया। और तीसरे टाइप का फंक्शन ये हो सकता है कि मैंने उसको इनपुट दी, उसने उस इनपुट के ऊपर काम किया और मुझे आउटपुट ला के दे दी। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं यार, बस कॉल की, और दोस्त समझ गया कि क्या करना है, और उसने खुद ही कर दिया, बस आपने उसको कॉल की, दोस्त ने कर दिया आपका काम। ठीक है, वो काम कुछ भी हो सकते हैं। दूसरे केस के अंदर आपने दोस्त को कहा कि यार ये ले इनपुट, इनपुट मेरे से ले ले कुछ भी, लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा बिजली पानी का बिल जमा करा के आ जा। उसने आपसे इनपुट लिया, काम करके दे दिया आपको। ठीक है, तीसरे केस में आपने कहा यार, दोस्त को कॉल की, आपने कहा यार कि ये ले मेरे से पैसे ले ले और मुझे कुछ सामान ला के दे दे, बिस्किट ला के दे दे। तो उसने आपसे इनपुट लिया और आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो तीन टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन अपने पैकेट बना के साइड पे रख दिया, हो सकता है हम उसको जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम उसको कॉल कर लेंगे, कोड में जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी ना हम उसको कॉल कर लेंगे। और कॉल किस तरह, खाली कॉल करेंगे अगर हम उसका इनपुट आउटपुट कुछ भी ना देना हो। इनपुट, अगर हमें ये इनपुट आउटपुट कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हमारे लॉजिक के लिहाज से, हमें जहाँ पे प्रोग्राम की नीड होगी उसके हिसाब से हम इनपुट ले रहे होंगे, दे रहे होंगे, आउटपुट ले रहे होंगे। और फिर हम उसको इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, वो रिटर्न कर रहे हैं कुछ, रिटर्न का मतलब होता है आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, हमने उसको रिसीव कर लिया और इसको हम किसी कहीं पे स्टोर भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, क्या क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ऐड नंबर, हमने इस फंक्शन को बनाया, ऐड नंबर्स, जो कि दो नंबर्स को इनपुट ले रहे हैं और उसका सम भेज रहा है आउटपुट में। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है। क्या कर रहा है कि दो फंक्शन को इनपुट ले, पैरामीटर्स ले रहा है दो नंबर्स को, ए और बी, और उनको ऐड करके रिटर्न कर रहा है उसका आउटपुट। आउटपुट क्या कर रहा है, ऐड करके रिटर्न कर रहा है, ऐड नंबर है ना। मुझे यहाँ पर लेट से जरूरत पड़ी फंक्शन की इस, ठीक है, इस जगह पे मुझे एक फंक्शन की जरूरत पड़ी, तो कोड के अंदर मैंने इसको कॉल किया, उसमें मैंने भेज दिया 5 और 3 इनपुट। इनपुट भेजा ना मैंने 5 और 3, 5 बन गया ए, 3 बन गया बी, इनपुट चला गया। अब उसने क्या किया, ए और बी को प्लस किया, ए और बी में क्या पड़ा हुआ था, 5 और 3, 5 और 3 प्लस हुआ, रिटर्न कर दिया। 5 और 3 क्या होता है, 8, 8 इधर आ गया। 8 जब इधर आया तो इधर लगा हुआ था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट के ऊपर जो पड़ा होता है वो राइट में असाइन कर देता है। तो अब 8 किधर स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर। तो बैकएंड के ऊपर इस तरह कॉल्स आती हैं, इस तरह फंक्शन आपका काम कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो फंक्शन इस तरह कॉल काम कर रहा होता है, और इसका सिंटेक्स ये होता है कि डेफ लगाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी आपने इनपुट करना होता है वो लिखते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है, अपना कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद उसको आउटपुट कर देते हैं, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, रिटर्न हम एक से ज्यादा वैल्यूज भी कर सकते हैं, ए बी सी डी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टप्पल करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करना हो तो हमें डबल करना पड़ता है, और टप्पल एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम इन द ब्रॉडर सेंस एक टाइम पे एक ही चीज रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, या तो उसको डब्बे में पैक करके रिटर्न कर दो, डब्बा एक ही होगा ना। तो हम एक टाइम पे फंक्शन से एक ही चीज, अगर हमने एक से ज्यादा करनी हो तो हम उसे डब्बे, टप्पल का रैपर बना के भेजते हैं। ठीक है, ज्यादातर। और वैसे हम
कोई भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग में रिटर्न कर सकते हैं, किसी में भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न हमने चीज करनी होगा कुछ तो। सर एक छोटी सी बात थी, वो ये थी कि हम इसको VS कोड या पाइचार्म के अंदर इस तरह को प्रैक्टिस करेंगे, या हम इस तरह वर्बली इसको जो है हमें नोट करना पड़ेगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं। जी जी, आपको असाइनमेंट्स दी जा रही है ना, कल भी इसको असाइनमेंट दी थी आपको, आपने सबमिट करा दिया असाइनमेंट? साथ साथ क्या असाइनमेंट्स मैं, होंगी, आज मेरा की वो भी असाइनमेंट होगी यस्टरडे के इंशाल्लाह। लेक्चर मिस हुआ था, तो वो मैंने अभी आज जो है हाफ देख लिया, तो मैं असाइनमेंट जमा करा दूँ उसे, जैसे उसको मैं पढ़ लेता हूँ लेक्चर में पूरा। ठीक है, असाइनमेंट की ड्यू डेट्स होंगी, उसके अंदर अंदर जमा करानी होगी। ठीक है, आज की तो मैंने एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन फिर एक असाइनमेंट की ना ड्यू डेट होगी। इस तरह फिर आपका फोकस बना रहेगा कि इस ड्यू डेट के अंदर अंदर मुझे सबमिट कराना है। ठीक है, तो ड्यू डेट्स लगाई जाएंगी कि रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इसके बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी। ठीक है, तो पिछले भी असाइनमेंट मिली थी, इसकी भी असाइनमेंट मिलेगी, और असाइनमेंट्स आपको मिला करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बेस के ऊपर आपके मार्किंग भी हुआ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया? फंक्शन के बारे में कोई सवाल हो? अगेन ये सारी चीजें हम कंसेप्चुअल बेस के ऊपर पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह काम करता है, ये किस तरह काम नहीं करता। ठीक है, पैटर्न के ऊपर क्या चीजें होती हैं, कि लॉजिक आपकी अपनी होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने बनाना है, शॉपिंग कार्ट बनाना है, तो हो सकता है कि उसकी लॉजिक डिफरेंट हो, एक बंदे की अलग हो, दूसरे बंदे की अलग हो, तो लॉजिक के साथ हम ये चीजें यूज करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा मिस्त्री है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ कि ईंट ये चीज होती है, सीमेंट ये चीज होती है, ठीक है, सरिया ये चीज होती है। मैं उसको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको बता भी रहा हूँ कि यार यहाँ पर ये चीज यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बनाना है तो आपको इस तरह सीमेंट लगाना होगा, ये सारा कुछ बता रहा हूँ। क्रिएटिविटी उसकी अपनी होगी कि वो रूम को किस तरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम किस तरह करते हैं, लॉजिक उसकी अपनी हो रही होगी। ठीक हो गया? एक और चीज कि हमने जब सबसे ज्यादा ये चीजें यूज करने वाले हैं, कि हम जब अपना मॉडल ट्रेन करेंगे तो हमें फाइल्स को रीड करना पड़ेगा मॉडल्स की। ठीक है, वो हम आगे ओपन सीवी वगैरह से भी कर रहे होंगे, चीजों से कर रहे होंगे। ठीक है, इमेजेस को रीड कर रहे होंगे, तो हमें फाइल को रीड करना आना चाहिए। फाइल को रीड करना आने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अभी तो हम टेम्परेरी डाटा के साथ काम कर रहे थे ना। वेरिएबल्स क्या होता है? टेम्परेरी होता है। ठीक है, टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है, हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं? हम पांडास जब आएगा तो हम स्प्रेडशीट के साथ खेलना सीखेंगे, CSV के साथ खेलना सीखेंगे। बेसिक लेवल के ऊपर आप बस पढ़ लें, और इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम पांडास करेंगे, ठीक है, तो हम आपको बेस्ट आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओपन का कीवर्ड है, उसके साथ हम इसको ओपन करते हैं फाइल को। फाइल का नाम ये है। ठीक है, इसके मोड्स होते हैं, रीडिंग मोड में ओपन करना है, राइटिंग मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड के अंदर ओपन करना है। ठीक है, रीड मोड के अंदर हम ओपन कर रहे हैं, ये राइट मोड के अंदर हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इनकोडिंग का आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। इनकोडिंग UTF हो सकती है, डिफरेंट तरह की हो सकती है। ठीक है, इनकोडिंग समस्या क्या है मतलब आपकी दोबारा? आप क्लियर है? आप क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका जो डाटा होगा ना, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो पड़ा होगा, आपको उसको भी तो रीड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैंने टेक्स्ट एक फाइल पड़ी हुई है, मैं उसको रीड कर लूँ अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को मैं अपने पाइथन प्रोग्राम में रीड करूंगा, पता लगा सकता हूँ कि यार इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, उसके बेस के ऊपर कुछ डिजाइन, कुछ भी कर सकता हूँ। वो आपकी प्रोग्राम की लॉजिक है अगेन। ठीक है, अगेन अगेन एक दो रूम्स है दो बंदों के पास, उसको डेकोरेट वो किस तरह करता है उसके ऊपर है। ठीक है, मैं एक बंदे को 10 चीजें देता हूँ, दूसरे बंदे को 10 चीजें देता हूँ, और एक रूम दे देता हूँ, उसकी क्रिएटिविटी होगी कि वो उसको डेकोरेशन किस तरह करता है। इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसको अगर फाइल्स को रीड करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं, ओपन, पहले हम उसको ओपन करते हैं। ठीक है, विद वाले से कीवर्ड से कर लें, वरना अगर आप दूसरे खाली ओपन से कर रहे होंगे
तो फिर आपको उसको बाद में क्लोज भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ओपन कर रहे हैं फिर हमें क्लोज भी इसमें वो खुद ही क्लोज कर देता है। विद ओपन इसका सिंटेक्स है, फाइल का नाम देना है आपने, रीडिंग राइटिंग मोड में ऑन करना है वो बताना है एज एफ। इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं एज एफ, मतलब एज का मतलब होता है इसका निकनेम एफ दे दो। अब हम एफ डॉट करके हम सारी चीजें कर रहे होंगे, एफ डॉट रीड, एफ डॉट राइट, इस तरह हम चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, एफ डॉट रीड करके राइट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये राइट कर दो, ये फाइल खोलो और इसके अंदर ये डाल दो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और फाइल खोलो, इसमें से सारा कुछ रीड करो लाइन को। ठीक है, और लाइन डॉट स्ट्राइप कर दो, अगर आपने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े होंगे, स्ट्रिंग का फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग का फंक्शन लाइन पर स्ट्राइप कर दो। आज की लास्ट चीज पढ़ते हैं, दो लास्ट चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम ये बैक स्लैश एन के होते हैं, ये बैक स्लैश स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हमने डालने हो ना, एस्केप फंक्शंस ये चीजें। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स डालने हो तो हम बैक बैक स्लैश की वजह से डालते हैं। बैक स्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन डाल दो पूरी। ठीक है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक नई लाइन आ जाए, हेलो वर्ल्ड नीचे वाली लाइन ना आ जाए, तो मैं बैक स्लैश एन डाल दूँ। ठीक है, बैक स्लैश की का मतलब होता है टैब, अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स डालने हो तो बैक स्लैश के साथ हम उसको डालते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मदद से हम ओपन के कीवर्ड की मदद से रीड कर सकते हैं फाइल को और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, रीड और राइट मोड के अंदर ओपन करके पहले पहले आपका आता है नाम फाइल का, फिर उसका रीड राइट मोड आता है, और ये आपको जानने की जरूरत नहीं इंकोडिंग वगैरह क्या होती है, कि इसकी इंकोडिंग बैकएंड के ऊपर किस तरह होगी, वो पूरा आपको फाइल सिस्टम का पता होना जरूरी है फिर। ठीक है, इस तरह करके आप चीज़ों को, फाइल्स को अपने ओपन कर सकते हैं, फाइल्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। स्क्रीन तक तो नहीं है? स्क्रीन क्लियर है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग आप इसका अंदाजा लगाएं कि अगर एक एरर आ जाए, अगर एक्सेप्शन बिल्ट हो जाए ना, तो हम उसको हैंडल कर लें उसी टाइम। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि आपके घर के दो दरवाजे हैं। ठीक है, दो दरवाजे हैं। ठीक है, एक दरवाजा मेन गेट है और एक बैकयार्ड से आपका गेट जा रहा है। ठीक है, गूगल मैप्स ना बंदों को भेज रहे हैं तीसरी जगह, जहाँ पे आपके घर का दरवाजा भी नहीं है। सबको लग रहा है कि वही वही दरवाजा है, वो उधर भेजे जा रहे हैं लोगों को। तो लोगों को तो दरवाजा मिलेगा नहीं, काम खराब हो गया। तो आप उसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हो, कि अगर ये होगा हो ना, कि आप उधर एक बंदा खड़ा कर सकते हो जो लोगों को बता दे कि जो लोग आ रहे हैं ना, कि घर का दरवाजा यार उधर है, उधर है। दोनों दरवाजों की तरफ पॉइंट आउट कर दे, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया आपने। अगर इस तरह की कोई एक्सेप्शन आ गई ना, तो ये कर दो। ठीक है, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्राई करो यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, हो सकता है कि यूजर ऐसी चीज इनपुट कर दे कि जो कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यूजर से मैं कह रहा हूँ कि नंबर इनपुट करो। ठीक है, और मुझे उसको नंबर को इनपुट तो अब क्या लेता था, एज अ स्ट्रिंग को लेता था ना, इनपुट जो भी ले रहा होता था वो स्ट्रिंग होती थी, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करना था इंट के अंदर, क्यों? क्योंकि हम यूजर से कह रहे हैं कि नंबर दो। अब हो सकता है कि यूजर दे दे अली, हम यूजर से तो कह रहे हैं नंबर, यूजर दे दे अली, तो अली तो नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा ना, एरर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वो कह रहा है ट्राई करो ये करने की, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ये कर दो, ये वैल्यू एरर दो और प्रिंट कर दो कि यार ये नंबर नहीं दिया हुआ आपने। ठीक है, स्क्रीन तक तो नहीं है? मतलब एक चीज की ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन दे दो कि ये इस वजह से नहीं हो रहा। या तो ये स्ट्रिंग दी है आपने, या तो आपने जीरो दिया, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपका रन टाइम एरर आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, और फाइनली का मतलब ये होता है कि एंड के ऊपर जो भी चीज़ है ना, फाइनली उसको प्रिंट कर दो कि यार फाइनली ये चीज़ हो गई।
ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रहे हैं कि ट्राई करो एक चीज करने की, नहीं होती तो एक्सेप्शन दे दो। ठीक है, ट्राई करो। इसका मकसद ये होता है कि आप एरर्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर लें। आपको पता हो कि एरर किस वजह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे 4-5 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड की एप्लीकेशन, तो आपको पता ही नहीं है एरर किधर आ रहा है, तो एप्लीकेशन आपकी फेल होगी, तो आप 4,000 लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रॉपर की हुई है, आपने प्रॉपर लॉग्स लगाए हुए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये अच्छा एरर आ रहा है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ना रूल बताता हूँ प्रोडक्शन का क्या होता है। कि आजकल तो एआई बड़ा ना वायरल हो रहा है। ठीक है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायरल हो रही है, आजकल वाइब कोडिंग हो रही है। वाइब कोडिंग मैंने आपको बताया था कि वाइब कोडिंग ये होती है कि एआई से कहते हैं मुझे कोड लिख के दे दो, वो सारा लिख के दे देते हैं। कुछ टूल्स आजकल वायरल हो रहे हैं लवेबल, तो सिंपल प्रॉम्प्ट से ना आपको पूरी पूरी एप्लीकेशन बना के देंगे। मैं आपको रूल ऑफ थंब देता हूँ कि अगर आपका जो कोड है ना, वो 2-2.5 हज़ार लाइन ऑफ कोड है ना, में आपकी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उसका साइज सिर्फ 2-2.5 हज़ार लाइन ऑफ कोड है, तो कोई मैटर नहीं करता आप वाइट कोडिंग करके बना रहे हैं, आपने खुद सारा स्क्रैच से कोड लिखा है, या एआई ने आपको कोड लिख के दिया है, आसान होता है वो। 2-2.5 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड में अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, तो समझ लें आसान एप्लीकेशन है। कोई मैटर नहीं करता कि आप एआई से बनवा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता आप खुद बना रहे हैं, इजी लाइफ आपकी इजी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन हो ना 5,000 लाइन ऑफ कोड, 4-5 बड़ी एप्लीकेशन, तो आपका ना गर्व हो जाता है लीनियर। बताता हूँ क्या मतलब ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4,000 लाइन ऑफ कोड की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और आप 3,000 वाली लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ रिग्रेट्स होंगे अगर आपने वो जो पहली 2,000 लाइन ऑफ कोड अच्छी नहीं लिखी होंगी, उसके ने सही तरह एरर हैंडलिंग नहीं की होगी, आपके लिए अजाब हो जाएगा वो बनाना एप्लीकेशन को। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि 2-3 हज़ार लाइन ऑफ कोड हो ना, तो जिंदगी आपकी आसान होती है। और अगर जब जिंदगी आपकी आसान हो, फिर आपने गलत डिसीजंस लिए हो, तो फिर वो आपको तब बड़े रिग्रेट करेंगे जब आपकी जिंदगी मुश्किल होगी आगे जाके। क्योंकि अगर बड़ी एप्लीकेशन हो, लेट्स से एक एप्लीकेशन को वो बंदा काम कर रहा है, 3,000-4,000 लाइन कोड लिख ली है उसने, फिर तो मतलब कि उसका दिमाग सूखा जा रहा होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि आपने मीम्स वगैरह भी देखी होंगे कि सोते में ख्वाब आ रहे होते हैं कि ये एरर किस तरह सॉल्व होना है। तो अगर छोटी एप्लीकेशन है वो तो फिर आप एआई से बनवा लें, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इतनी एप्लीकेशन आ गई हैं, बेस 44 आ गया है, लवेबल आ गया है, कर्जर एआई, आप उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स दें, आपको वो पूरी एप्लीकेशन बना के दे देगा, अगर वो छोटी एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है और आपने 2,000 लाइन्स ऑफ कोड में कुछ गलती की है, एरर सही तरह रिजॉल्व नहीं की है, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, सही तरह लॉगिंग नहीं लगाई, गंदा कोड लिखा है, क्लीन कोड नहीं लिखा, तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट्स होने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अभी तो आप सोच रहे हो कि मेरी 2,000 लाइन्स का कोड है, हो सकता है कि आपका बाद में स्केल करना हो, आपको स्केल का मतलब होता है बढ़ाना हो। ठीक है, आज तो आपका 1-2 साल तक 2,000 लाइन्स का कोड है, हो सकता है कि 2 साल के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना है। स्केल तो नहीं होने वाली आपकी एप्लीकेशन अगर आपने गंदा कोड लिखा हुआ है, अगर आपने क्लीन कोड नहीं लिखा हुआ, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की। कोड ही लिखना मुश्किल नहीं है, कोड को क्लीन इफेक्टिव लिखना मुश्किल है। जितना प्यारा आप कितना क्लीन कोड लिखेंगे, उतने उतने बेहतर आप प्रोग्रामर होंगे। ठीक हो गया। मॉड्यूल्स और पैकेजेस क्या होते हैं, बस आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे मॉड्यूल्स और पैकेजेस के ऊपर। ठीक है, मॉड्यूल्स और पैकेजेस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक बंदे ने पैकेज बना के रख दिया पहले से, हमें करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मैथ्स की लाइब्रेरी बना के रख दी है, और तो सारे मैथ्स के फंक्शंस हैं, तो हमें मैथ्स के फंक्शंस खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और यूज करना शुरू कर देंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ड्रिल मशीन चाहिए, मैं ड्रिल मशीन पहले से बनाने नहीं बैठूंगा, किसी ने बना के रखी हुई है, मैं उसके खरीदूंगा और इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। तो पैकेजेस ना बहुत सारे बने रखे हुए हैं मैथ के पैकेजेस। ठीक है, पैकेज मॉड्यूल जिस तरह हमने आगे पांडास करना है, डम्पायर करना है, साइक्लोटर्न करना है, टेंसर फ्लो करना है, पाइटोज करना है, तो आपको नजर आएगा
कि जब हम पाइटोर्च की मदद से, टेंसर फ्लो की मदद से न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो कितनी जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, दो दो तीन तीन लाइन ऑफ कोड अगर हम केरास कर रहे हैं, केरास में हम एक लाइन का कोड लिख लेंगे, हमारा न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा, उसके ऊपर 100 साइकिल्स भी चल जाएंगे। ठीक है, तो पैकेजेस और मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि हम एक बंदे ने पहले से सारे फंक्शंस बना के रख दिए हैं, उसको बस हमने यूज करना है। फंक्शंस पता लग गया ना कि पैकेज बना के सेट कर रख देते हैं। उस फंक्शंस का एक पूरी क्लास बना के रखता है, वो पैकेज बना के रखता है, मॉड्यूल बना के रखता है। आपने बस उसको अपनी उसके अंदर इंस्टॉल करना है और यूज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस सिंपल वर्ड में एग्जांपल कि आपको किसी को मैसेज देना है तो आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे, मैसेज भेज देंगे। ठीक है, आप खुद से व्हाट्सएप तो कोड करने नहीं ना बैठ जाएंगे, पहले मैं व्हाट्सएप लिखूंगा, फिर मैं बस दोस्त को मैसेज भेजूंगा। कर सकते हो आप ये भी, लेकिन बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो जो बंदों ने पहले से काम करके रखा था उसको यूज करके आपने काम करना होता है। तो ये मॉड्यूल्स और फिर आपका थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करने में मदद करते हैं। लेट्स से मैंने कुछ थर्ड पार्टी, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जो मॉड्यूल होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, ऐसा डेट टाइम है बिल्ट इन है, इसके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ को इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसा पांडास है तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल पांडास, तो वो बाहर से थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करेगा अपने आपके स्क्रीन स्टक कंप्यूटर है के सर अंदर। आपकी, दोबारा स्क्रीन स्क्रीन आपकी स्टक हो जाती है हर टॉपिक पहले। मॉड्यूल्स और पैकेजेस वाला ही है। जी फाइल वाली आ रही थी, फाइल हैंडलिंग वो वाली अभी चेंज हुई। ठीक है, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस वैसे समझ आ गई है ना, या दोबारा एक्सप्लेन करूँ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को? एक बंदे ने साइड पे बना के रखे होते हैं और उसको हम बस अपने उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। मॉड्यूल्स और पैकेजेस क्लियर है या दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? एक बंदा है, उसने पहले से सारा काम करके रखा हुआ है, हमने बस उसको इंस्टॉल करना है और यूज करना है। ठीक है, कल हम ऊपर पढ़ेंगे और इसके एडवांस फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन के लैम्डा फंक्शन क्या होता है, मैथ रिड्यूस फिल्टर क्या होता है। एक और चीज, लास्ट चीज पढ़ते जाए, सुनते जाएं कि एरर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर एरर्स होते हैं तीन टाइप्स के, बेसिकली तीन टाइप्स के एरर्स होते हैं। एक तो सिंटैक्स एरर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट की जगह लिख दिया पी प्रिंट, PRANT, सिंटैक्स एरर है। लॉजिक वो प्रोग्रामिंग को पता नहीं क्या होता है, प्रिंट्स लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रोग्रामिंग को तो पता है प्रिंट क्या होता है, प्रिंट्स क्या होता है उसको नहीं पता। सिंटैक्स एरर आ गया, सिंटैक्स मतलब फिर ग्रामर आ गई, ग्रामर के अंदर जो एरर होता है वो सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर होता है एक, और दूसरा एरर होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्राम से कहूंगा कि लेट्स से एक नंबर को जीरो से डिवाइड करो, तो प्रोग्राम आपका क्रैश हो गया, रन टाइम के ऊपर एरर है, रन टाइम के ऊपर। लॉजिकल एरर ये होता है, वो आपके अपने एरर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम बनाना है दो चीजों को ऐड करने का, लेकिन आप लॉजिक लगा रहे हैं A-B की, ये आपको कंपाइलर कंपूलर कोई नहीं बताएगा, ये वैसे ही लॉजिकल एरर होगा। लॉजिकल एरर को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, आपके लॉजिक के एरर्स होते हैं वो, कि काम तो मैंने करवाना था दो सम नंबर्स को ऐड करने का, प्रोग्राम तो मेरा ये होना चाहिए था, लेकिन मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ A-B के, तो लॉजिकल एरर होगा। लॉजिकल एरर कंप्यूटर नहीं बताता आपको, जाहिर है कंप्यूटर क्यों बताएगा, कंप्यूटर को A-B करने को कहोगे वो करके दे देगा आपको, वो फिर आपको खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं लॉजिकल एरर्स। ये तो तीन टाइप के बेसिक एरर होते हैं बेसिक लेवल पे। सिंटैक्स एरर क्या, आपने अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ गलती कर दी हो। रन टाइम एरर, जो रन टाइम पे आपके एरर्स आते हैं जो प्रोग्राम को क्रैश कर देते हैं। ठीक है, लॉजिकल एरर्स जो आपकी अपनी लॉजिक की बेस के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे न्यूरल नेटवर्क बनाना है, जो कि 3 लेयर्स का हो, आप 4 लेयर्स का बना दो। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि डीप न्यूरल नेटवर्क बनाना है आपको, कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क बना दो। तो लॉजिकल एरर्स होते हैं। मैं प्लस करने के लिए कह रहा हूँ, आप माइनस कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो चीजें, तो लॉजिकल एरर को निकालना भी मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी लॉजिक के ऊपर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को आप कह रहे हो प्लस करने को, वो प्लस भी कर देगा, वो माइनस भी कर देगा, डिवाइड भी कर देगा, लेकिन प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्लस करके दो मुझे, तो आपको प्लस करवाना है उससे। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एरर्स होते हैं बेसिक लेवल के ऊपर। ठीक हो गया, हमने फिर कल से ऊपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और एडवांस फंक्शंस को पढ़ रहे होंगे। कोई सवाल हो किसी का तो कर सकते हैं।
कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड? सर ये एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। एक जेन एआई है यानी कि जनरेटिव एआई, और एक जो है वो है जिसमें कि हम ये एलएलएम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और एआई का एजेंटिंग है। ये दो तो एआई की और कौन कौन सी चीजें हैं? मतलब एक तो हो गया ये जनरेटिव एआई हो गया, जिसमें जी हम बेसिक, एप्लीकेशन वगैरह बनी हाँ होती है उसको बेसिक इस्तेमाल करते हैं। दो दूसरा है। जो है वो ये अच्छा। हाँ बेसिक लेवल के ना उस दिन मैंने आपको बताया था, दो है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जनरेटिव एआई। डिस्क्रिमिनेटिव जो आपका एआई मौजूद है ना, उसमें से आपको डिस्क्रिमिनेट करके कैलकुलेट करके देता है चीजें। जनरेटिव एआई नहीं चीजें जनरेट करके देते हैं। एलएलएम्स आपका जनरेटिव एआई में आते हैं। वो एलएलएम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को जनरेट कर रहे हैं, नए नए टेक्स्ट को। जो भी चीज आपके नए टेक्स्ट को जनरेट कर रही हो वो जनरेटिव एआई है। आई गेस हमने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेटिव है जो डिस्क्रिमिनेट कर रही है चीजों को, ठीक है। फिर हमने डोमेन्स पढ़ी थी कि अगर एआई आप टेक्स्ट पे लगा दो तो एनएलपी, इमेजेस पे लगा दो तो कंप्यूटर विजन, स्पीच पे लगा दो तो स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये काफी डोमेन्स हैं, आप इसके नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको दोबारा आइडिया हो जाएगा। क्लासरूम पे नोट्स वगैरह अवेलेबल है इसके, ठीक है। एजेंटिक ये है, इट्स लाइक आपका एजेंटिक वर्क कर रहा हो, उसको आप बताना ना पड़ना हो, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है एजेंट आपका, ठीक है। सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है कि आज वो रैग के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसमें उसमें थोड़ा सी एडवांस तो नहीं है, ये रिलेटेड ही है, इसलिए मैं अभी आपसे पूछ। तो ये जो रैग के अंदर जो हम डाटा डालते हैं और उसके बाद वहां से वो जो है जी जी। वो क्या, तो ये जो रैग के साथ जो है ये एलएलएम की किस्म होती है? ये एलएलएम तो नहीं बनाते इसमें, इसमें तो सिर्फ हम डाटा डालते हैं और आउटपुट लेते हैं, ऐसे ये ही है? एडवांस टॉपिक है, रैग हमारा टॉपिक कवर होगा। मैं आपको बता रहा तो रैग क्या करता है। रैग आपको क्या करता है, एलएलएम, एलएलएम देखता है आपका नॉलेज बेस, ठीक है। नॉलेज बेस के ऊपर ट्रेन होता है, नॉलेज बेस के ऊपर से आपका डाटा एक्सट्रैक्ट करके फिर आपको जवाब देते हैं। लेट्स से तो इसके बस, सॉरी, हम्म, बस यहीं पे एक चीज यहीं से आपसे पूछनी थी कि जब हम अब ये कोर्स करेंगे तो इसमें एलएलएम जो है, रैग वाले जो हम हम्म, एलएलएम डेवलप करेंगे, हम वाकई जी जी। एलएलएम डेवलप करेंगे जिसमें न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क से इसलिए ये इस तरह जो वो बनते हैं, हम कॉन्सेप्ट लेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसफॉर्मर्स भी और पढ़ेंगे, दोनों ओपनिंग, पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे सर? ठीक है सर। दोनों पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। रैग वाला ब- टॉपिक ठीक है इस सर, एज, बोलिए। इस एज के अंदर हम रैग को किस तरह निगलेक्ट कर ठीक है, सकते मगर ये कि एलएलएम हम बनाना सीखेंगे, हैं। ये जी जी। इस तरह है सर? थैंक जी यू। ट्रांसफॉर्मर्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और रैग का टॉपिक भी पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स जब कोर टॉपिक। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर ही है वो, जीपीटी जो है ना, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की एक टाइप है। ट्रांसफॉर्मर आपको हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया, तो आप अपना एलएलएम बना सकते हैं इन द फ्यूचर, अगर आप बनाना चाहें। लेकिन जरूरत नहीं है ना आपको अपना एलएलएम बनाने का। एलएलएम तो डाटा के ऊपर ट्रेन होता है, इतने ज्यादा एलएलएम्स मौजूद भी तो है, ठीक है। ओलामा मौजूद है आपका ओपन सोर्स, जीपीटी, चैट जीपीटी मौजूद है, क्लॉड मौजूद है, ठीक है। तो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप बहुत एडवांस टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, रैग के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये रैग तो हमारा, मेरा ख्याल है कि 2 ढाई महीने के बाद रहेगा टॉपिक। अच्छा ऐसे तो इसी को ही थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। ये जो है जो उलामा वगैरह जो एलएलएम्स पढ़े हुए हैं, तो इनके अलावा हम कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती, जैसे मिसाल के तौर पे एक कैंसर हॉस्पिटल है और उसने अब बजाय ये कि वो उलामा वगैरह को सब्सक्राइब करे, उसके पास अपना डाटा जो पड़ा हुआ है ओवर 10-15 ईयर्स का, तो हम उसी का जो है एलएलएम बना के उसी को जो है हम जो है वो जीपीटी बना दें। इसका नहीं होता सर? इसका तो इसको समझ सकते इसका इसका बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे पता है क्या होगा, बनाने को तो हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट पॉसिबल ये होगा कि ओलामा आपके पास ओपन सोर्स पड़ा है, उसको आप रैग की मदद से एक एलएलएम को रैग बेस्ड मेमोरी के ऊपर ट्रेन करें, और फिर आप उसको आंसर्स दे रहे हैं जो भी यूजर आपके पास है। रैग आपका क्या करता है, आपका नॉलेज बेस जो होता है वो डिफाइन करता है आपका रैग, ठीक है। बनाने को तो आप अपने नॉलेज बेस को भी बना लेंगे, लेकिन ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन होते हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर जब ट्रेनिंग हो रही होती है, तो इसके लिए डाटा भी उसके हिसाब से चाहिए होता है। हमने देखा था डीप लर्निंग के अंदर जितना ज्यादा डाटा होगा उतने ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद चीज साबित हो रही होगी वो, ठीक है। एडवांस टॉपिक्स है, तो एडवांस टॉपिक हम आहिस्ता आहिस्ता ही कवर करेंगे। अगर अगर मैंने आज रैग का टॉपिक बता दिया तो किसी को भी समझ नहीं आएगा,
आ सकते ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर, बस ऐसी हिंट चाहिए थी थोड़ी सी। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। कोई और सवाल हो किसी का?